नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मार्च महीने का मार्गदर्शन लेकर मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातक नेतृत्व क्षमता से भरे हुए जबरदस्त लीडर, निडर, साहसी और रिस्क टेकर होते हैं। उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करके मिलती है जिसे लोग कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा। उसी को तो लीडर कहते हैं। मंगल देव आपकी राशि के स्वामी होते हैं। फायर एलिमेंट, आग से भरा हुआ, बोलते हैं ना खून में उबाल होना चाहिए। तो मंगल नेतृत्व करता है आपके शरीर में बहने वाले ब्लड का, आपके जोश का, आपके जुनून का, आपकी शारीरिक ऊर्जा का, और सिर्फ शारीरिक ऊर्जा का ही नहीं, मानसिक शक्ति, मनोबल, पराक्रम, ये सब मंगल देव की देन है। और आप मेष राशि के जातक हैं तो एक बाय डिफॉल्ट ये आपका नेचर हो जाता है कि आप दुनिया में ऑर्डर देने के लिए बने हैं, न कि किसी का ऑर्डर लेने के लिए। और यही कारण है कि मेष राशि के जातक अपने जीवन में किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, जॉब छोड़ना पड़े, बिजनेस में परिवर्तन करना चाहे, पार्टनर्स बदलने पड़े, लेकिन वो हमेशा एक लीडर की तरह, एक शेर की तरह जीते हैं। और शेर का शिकार करने का तरीका औरों से हटके होता है, तभी तो वो शेर होते हैं, तभी तो जंगल का राजा होता है। तो मेष राशि के जातक 12 राशियों में शेर है, इसको कहते हुए मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रकृति है। तो दोस्तों, 2023 के हम तीसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। पहले के 2 महीने आपके लक्ष्य को एक गति देते हुए धीरे धीरे अपनी दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। मार्च का महीना कई परिवर्तनों को समेटे हुए है जो गोचर में होने वाले हैं। और अगर मैं कहूं कि ये सारे गोचर आपके पक्ष में हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, मार्च महीने के गोचर में जो सबसे पहला बदलाव आपके लिए होने जा रहा है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव का उदित होना है। शनिदेव काफी समय से अस्त चल रहे थे, और जब शनिदेव आपके करियर के स्वामी और इनकम के स्वामी हैं, यानी कि दशमेश दसम भाव के स्वामी और लाभेश यानी कि इनकम के भाव के स्वामी होते हुए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में स्वग्रही होते हुए आपके लाभ के भाव में ही विराजमान है, जहां वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। शनिदेव का गोचर जब भी 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि में होता है, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वहां वो सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो आपको कहीं से भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं कर सकते। कोई रुकावट या बाधा आपको शनिदेव के एंड से दिखाई नहीं देगी। तो आपके दशम भाव के स्वामी और एकादशेश होते हुए अभी अस्त थे, यानी कि आपके करियर में जो गति होनी चाहिए या आप किसी लाभ की उम्मीद कर रहे थे, पैसा आना था, प्रमोशन आना था, या कोई भी जीवन के लाभ, शनिदेव चूंकि अस्त थे तो वो कहीं ना कहीं एक एवरेज सिनेरियो चल रहा था। बट उनके उदित होते ही मार्च का महीना आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल हो जाएगा। आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, करियर में मजबूती आ जाएगी, और जो भी लाभ की उम्मीद आप अपने जॉब, बिजनेस, करियर
किसी भी चीज से कर रहे थे, चाहे वो कोई भी लाभ हो, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, प्यार का लाभ, सब कुछ 6 मार्च के बाद शनिदेव के उदय होने के साथ ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव एकादश भाव में विराजमान होते हुए तीसरी दृष्टि आपके ऊपर सीधा मेष राशि के ऊपर डाल रहे हैं, जो कि उनकी निचस्थ राशि है। 7वीं दृष्टि पंचम त्रिकोण पे है। तो एकादश भाव से जब त्रिकोण का संबंध और केंद्र का संबंध जुड़ेगा तो लाभ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो शनिदेव चूंकि कर्म फलदाता है, न्याय प्रिय है, तो अब वो चूंकि लाभ के स्वामी होते हुए उदित हो रहे हैं तो उन्हें लाभ देना ही है। यहां भी वो अन्याय नहीं करेंगे। तो लाभ अब कब मिलेगा? जब आप प्रयास करते हैं, आप करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, एजुकेशन में, या कहीं पर भी आप जो प्रयास कर रहे थे उसका लाभ शनिदेव देने के लिए उदित 6 मार्च को हो जाएंगे। दोस्तों, वहीं मार्च का दूसरा परिवर्तन 12 मार्च को होगा। प्यार, पैसा, समृद्धि, चमक दमक को रिप्रेजेंट करता हुआ वीनस यानी कि शुक्र अभी एक्सॉल्टेड पोजीशन में आपके 12वें भाव में गोचर कर, वहां से निकलते हुए आपकी ही राशि में शुक्र का गोचर होगा। और शुक्र कौन है? जैसा कि मैंने बोला, आपके धनेश द्वितीय भाव के स्वामी। उनका मजबूत स्थिति में लग्न में गोचर करना आपके धन के संचय को दिखाता है, सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा को दिखाता है, आपके वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीभ के स्वाद को भी प्रेजेंट करता है। वहीं आपका सप्तमेश भी है, आपके वैवाहिक जीवन का कारक भी है। और सबसे बढ़िया बात, अभी अभी एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। 12 मार्च तक तो एक्सॉल्टेड पोजीशन में ही रहेंगे। ऐसे भी धन जो आपने संचय करके रखा है उसका कुछ खास नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन 12वां भाव फिर भी सम भाव कहा जाता है। वहां के कंजक्शन कब बदल जाएं अन्य ग्रहों के, क्योंकि गोचर क्या है? चलायमान है। कौन ग्रह कब किससे युति करेगा, कब किसकी चुंबकीय शक्ति किस भाव को प्रभावित कर देगी, इसको एक कोई गारंटी नहीं है। हम लोग जो बात करते हैं वो चलायमान है। गोचर बात कर रहे हैं कि इस तारीख को यह हो सकता है, बट अगले 2 दिन के बाद क्या गणित बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ये जो नट सेल है ये मार्च महीने का है कि मार्च में 12 को शुक्र आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। अभी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे थे 12 तक। 12 के बाद भी जब वो एक पायदान नीचे उतरेंगे तब भी उनकी एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप मान के चल सकते हैं कि अभी शुक्र बहुत ही शक्तिशाली है। अब इनके शक्तिशाली होने से क्या होगा? धन का संचय अगर करना चाहें अभी संचय कर सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। जबान में आपकी मधुरता हो, किसी से बात करेंगे बड़े प्यार से, तमीज से बात करेंगे। दोस्तों, साथ ही चूंकि शुक्र लग्जरी, प्यार, घर, गाड़ी, हर तरह के ऐशो आराम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे समय में अगर आप घर, गाड़ी अपग्रेड करना चाहें या आप शादी के लिए सोच रहे थे या आप युगल प्रेमी प्रेमिका हैं, तो आपके बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग अभी होनी तय है। शादी के लिए भी अगर कोई विचार कर रहे हैं तो ये एक अच्छा समय। एक और कंजक्शन के बारे में बात करना अनिवार्य होगा, क्योंकि शुक्र जैसे ही आपके लगन यानी कि जन्म चंद्रमा पर आएंगे प्रथम भाव में, मेष राशि में, वहां पहले से राहु है। पिछले अप्रैल से राहु और शुक्र युतिगत होंगे। और राहु और शुक्र जब युतिगत होते हैं लगन चार्ट में तो उसे व्याभिचारी योग की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। यानी कि सेक्सुअल टर्म पे एक बेलगाम होने वाली बात होती है। काम वासना को बढ़ाने वाला ये संजोग बोला गया है। तो यहां पर 2 तरह की बातें होंगी। काम वासना को अगर हम एक तरफ रख के सोचें तो यहां पे शुक्र का बढ़ना आपके धन संचय में बढ़ोतरी कर रहा है।
क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है तो चलो वहां पे वैवाहिक जीवन में मधुरता के संकेत हैं, लेकिन आपको यहां पर अनैतिकता से बचना होगा, अपनी बाउंड्रीज तय करनी पड़ेगी, संस्कारों के अंतर्गत चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ समस्या आ सकती है। ये योग मार्च के महीने में बना है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि राहु और केतु एक्सिस पे है। केतु अभी आपके सप्तम भाव में है, जीवन साथी के भाव में है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो सब कुछ खराब हो सकता है। तो ज्योतिषीय गणनाएं आपके लाइफ में संतुलन बनाने के लिए है, तो मैं इस संतुलन की ही बात कर रहा हूं। जैसे ही कोई ग्रह कहीं मूव करता है, कंजक्शन करता है, चूंकि हम एक चुंबकीय शक्ति के अधीन है, तो हमारा मन हो, मस्तिष्क हो, शरीर हो, वो उसी तरीके से बिहेव करता है और अच्छा भी वही कराता है और बुरा भी वही कराता है। हमारा कार्य क्या है कि कंजक्शंस को देखते हुए, गोचर को ध्यान में रखते हुए हम उसे संतुलित रखें। दोस्तों, शुक्र के परिवर्तन के अगले ही दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आप मेष राशि के जातकों के लिए, आपके जन्म चंद्रमा यानी कि प्रथम भाव के स्वामी, आपके राशि के स्वामी होते हुए और आपके अष्टमेश होते हुए मंगल काफी समय से आपके सेकंड हाउस में विचरण कर रहे थे, कभी गामी, कभी वक्री, कभी ऐसे चल रहे थे। 13 मार्च को फाइनली वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आपके राशि के स्वामी है, तृतीय भाव क्या है? हमारी मानसिक शक्ति, पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहन का भाव, रिस्क लेने का जो फैक्टर है, वहां पे मंगल का आना। अगर आप 2023 के किसी भी योजना को अंजाम देने के लिए कोई रिस्क लेने की योजना बना रहे थे, मन में एक डर सा था, करूं या ना करूं, भय सा था, उस भय को हटाइए। मंगल वहां आते ही आपसे मार्च में कुछ ऐसा करा देंगे, उसके लाभ आपको अवश्य प्राप्त होंगे। ये एक अच्छा गोचर आप मेष राशि के जातकों के लिए, बहुत ही बढ़िया गोचर मैं कहूंगा। मंगल जब आपके थर्ड हाउस में होंगे, 7वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य के भाव पे जाएगी, 4थी दृष्टि 6ठे भाव पे और 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। इससे क्या होगा? आपके राशि के स्वामी ने 3 जगहों को देखा पराक्रम भाव में बैठते हुए। पहला है रोग, शत्रु, ऋण, उसको कंट्रोल किया। स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। लोन्स, ईएमआई के बोझ के अंदर दबे हुए हैं, प्रेशर में है, उस प्रेशर को हटाएंगे। कुछ शत्रुओं का दबाव है, उसे भी कंट्रोल कर लेंगे। आपके करियर पे दृष्टि जाएगी और आपके करियर के स्वामी उदित हो चुके हैं। तो एक अच्छा गोचर, राशि के स्वामी का सपोर्ट मिलता हुआ। वही अगला गोचर मंगल के गोचर के 2 दिनों के बाद यानी कि 15 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य का होगा, जो अभी अपने पुत्र के साथ आपके 11वें भाव में आनंदित है। सूर्य और शनि भले ही पिता और पुत्र हैं, लेकिन शास्त्रों में उन्हें शत्रु माना गया है। ग्रहीय प्रभावों को देखते हुए जब ये साथ होते हैं तो कहते हैं पितृदोष है। आपके पंचम भाव के स्वामी होते हुए यानी कि प्यार, शिक्षा, संतान के भाव के स्वामी होते हुए अभी एकादश भाव में गोचर कर रहे थे 15 मार्च तक। तो 15 मार्च तक सूर्य का गोचर 11वें भाव में अच्छा होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की पोजीशन अच्छी है, वो आपको समुचित लाभ भी दे रहे थे 15 मार्च तक, लेकिन चूंकि शनि के साथ युतिगत थे, लेकिन यहां पर कई इक्वेशन एक साथ काम करेंगे। शनि अभी शत्रु राशि में नहीं, अपनी राशि में है। सूर्य अपने पुत्र के घर में है, तो पितृदोष होते हुए भी बहुत ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। हां, अगर 100% लाभ होना चाहिए तो यहां पे मैं 95% लाभ होने के संकेत दे सकता हूं पहले 15 दिनों में। 5% का ही फर्क पड़ेगा। अगर कोई आपको बोलता है कि पितृदोष बना हुआ है, बिल्कुल फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। पितृदोष
गोचर में जब होता है, इसका इफेक्ट आपको 100% तभी आ सकता है जब आपके जन्म पत्रिका में भी वो दोष हो, नहीं तो आपके लिए वो कुछ नहीं। तो ज्यादा कभी कभी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है सिर्फ कंजक्शन को देख के। हां, यहां पर अगर आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जहां पे आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए, सरकार का सपोर्ट चाहिए, कुछ अप्रूवल्स चाहिए, कुछ सरकारी काम के लिए जा रहे हैं और आपके जन्म पत्रिका में सूर्य की पोजीशन खराब है या जन्म पत्रिका में पितृदोष है या कोई और भी ऐसे सूर्य से संबंधित कुछ ग्रह दोष इत्यादि हैं, तो फिर आपको 15 मार्च तक रिस्क नहीं लेना चाहिए। कुंडली साफ सुथरी है, कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लाभ मिलते रहेंगे। 15 मार्च के बाद सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि में सूर्य की जो रश्मि है वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य जब भी आते हैं, चाहे वो धनु हो या मीन हो, तो उसे खरमास कहते हैं। इस दौरान वो आपके 12वें भाव में गोचर करेंगी। तो यहां पर यह गोचर बहुत अच्छा शास्त्रों में नहीं बताया गया है। ये 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच का पीरियड होगा। तो सूर्य के लिहाज से कोई एक्स्ट्रा जो रिस्की फैक्टर कहते हैं ना, जो आपको लगता है यहां रिस्क है, वैसा काम करने से बचें। वहीं पंचम भाव के स्वामी 12वें में विचरण कर रहे हैं, तो ये किसके लिए फायदेमंद होगा ये बताता हूं। कोई विद्यार्थी अगर विदेश जाना चाहता हो, उसके लिए अभी आप प्रयास करेंगे, हो जाएगा, क्योंकि वहां देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है। सूर्य गुरु एक साथ युति करेंगे। अभी 12वें भाव में ही गुरु स्वराशि में है अप्रैल तक। वीजा लगाना हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, विदेश जाना हो, किसी को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना हो, ये सब कार्य कर सकते हैं। वहीं पे पंचम भाव प्यार का भाव है, तो अगर आपका कुछ प्यार का कनेक्शन इंडिया के बाहर या कुछ फॉरेन रिलेटेड मामले चल रहे हैं, है ना, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि आप सिर्फ इंडिया में आपस में प्यार करें। यानी कि मैं उन जोड़ों की बात कर रहा हूं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मान लो एक इंडिया में है और एक इंडिया के बाहर है, या आप मान लो यूएस में है और एक लंदन में है, तो कोई भी विदेश की बात कर रहा हूं, विदेशी कनेक्शन प्यार का, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय, क्योंकि शुक्र अभी एक्सॉल्टेड पोजीशन में है 12 दिन और उसके बाद भी शक्तिशाली है। तो प्रेमी युगल के लिए अच्छा समय। विद्यार्थियों के लिए विदेश यात्रा से रिलेटेड अच्छा समय। सिर्फ आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ रिस्की फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचना है। वहीं कुछ वैसे दंपति जो संतान की इच्छा कर रहे थे, आपके लिए एक अच्छा समय। क्यों? देवगुरु बृहस्पति जो संतान के कारक है, पहले ही दृष्टि दे रहे हैं पंचम को स्वराशि में बैठ के, और वहां पंचमेश ने जाकर युति कर ली। तो वहां 12वां भाव खराब है ये नहीं सोचना है। 12वां भाव समभाव होता है। देखिए, अगर आप कितना भी इनकम कर ले, करोड़ों अरबों कमा ले, अगर 12वां भाव नहीं रहेगा, व्यय का भाव नहीं रहेगा, तो आप करेंगे क्या उस पैसे का? तो हर भाव इंपॉर्टेंट है, कोई अच्छा खराब आपके लिए नहीं है। आपको सारे 9 प्लेनेट की आवश्यकता है। आपके बॉडी में 9 प्लेनेट के कारक तत्वों की आवश्यकता है। आपको 12 भावों की आवश्यकता है। लोग बोलते छठा खराब है, 8वां खराब है। क्यों खराब है? 8वां आपका आयुष्य है। छठा भाव नहीं होगा तो आप संघर्षों से कैसे लड़ेंगे? 12वां भाव नहीं रहेगा तो आप विदेश यात्रा कैसे करेंगे? पैसे कैसे खर्च करेंगे? अस्पताल जाकर स्वस्थ कैसे होंगे? कुछ खराब नहीं है। ये ज्योतिषीय गणनाओं के लिए कुछ समीकरण बनाए गए हैं कि ये अच्छा भाव, ये खराब भाव, ये हमारे लिए है, कैलकुलेशन करने के लिए। इससे आप कंफ्यूज ना हो। और दोस्तों, इसके बाद 15 मार्च को ही सूर्य के साथ साथ ही बुध का भी गोचर होगा। बुध भी आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और 31 को
जब सूर्य थोड़ी डिग्री आगे जाएंगे तो बुध उदित हो जाएंगे। अभी चूंकि साथ साथ चल रहे हैं तो बुध अस्तगत अवस्था में है। तो दोस्तों, ये थे मार्च महीने के गोचर। सारे गोचर आपके फेवर में है। बस ये आखिरी का एक गोचर जो कि बुध का है, जो अस्त चल रहे हैं, वहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। क्यों? छठे भाव के स्वामी हैं। अभी सूर्य के साथ साथ चल रहे थे बुध आदित्य योग बनाते हुए, लेकिन अस्तगत अवस्था में थे। लेकिन 15 मार्च को जब वो 12वें भाव में जाएंगे तो वो होगी मीन राशि, और वो बुध की नीच राशि। बुध में पावर होगा 0, पहले भी अस्त, और जब सूर्य देव उन्हें छोड़कर आगे बढ़ेंगे तब भी, जब वो उदित हो जाएंगे तब भी वो अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो इस दौरान बुध के मंत्रों का जाप करना आपके रोग, शत्रु और ऋण पे आपका नियंत्रण बना के रखेगा। वैसे मंगल की दृष्टि छठे भाव पे है तो आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी, परंतु अगर आपने बुध के मंत्रों का उच्चारण किया, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शः बुधाय नमः, या ओम बोम बुधाय नमः, या गणपति भगवान की आराधना करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई ऐसे मेष राशि के जातक हैं जिन्हें स्वास्थ्य की कोई समस्या चल रही है, कोई दीर्घकालीन बीमारियों से परेशान है, खास करके अस्थमा या सांस के रोगों से कोई समस्या है, एलर्जी है, या पोल्यूशन से जो एक इफेक्ट होने वाला मामला कहते हैं, ऐसे हर कोई नहीं इफेक्टेड होता, बट कभी कभी है कि हल्का सा पोल्यूशन बढ़ा, हेडेक की समस्या, सांसों की समस्या, तो ये सब मरकरी अगर उसकी रश्मि कम है, नीच अवस्था में है, या अस्त है, तो वैसे में हमारी बॉडी जो है उसे रिकवर नहीं कर पाती, या उसको प्रोटेक्ट या उसको कवर अप नहीं कर पाती। आप जो भी समझे से एक अंदर से जो एक मजबूती होती है वो नहीं रहेगी, तो आप इमीडिएट इफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ये गोचर बहुत ही कम अवधि का होता है तो इतनी ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। चूंकि गोचर हुआ है, बताना मेरा कर्तव्य है, वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, ये थे मार्च के गोचर। दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार अगर आप उचित योजना बनाकर काम करते हैं तो आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी एक किसी कंपनी के एक बहुत बड़े सीईओ का मैं इंटरव्यू देख रहा था। उसमें पूछा गया उनसे कि आपने 10 सालों में ही इतनी कामयाबी पाई, ऐसी कामयाबी को पाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारे ड्रीम के साइज पे डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी को जिंदगी में 100 करोड़ ही कमाने हैं तो दिन में 12 घंटा भी काम कर रहा है तो चलेगा। लेकिन किसी की मंजिल ही है कि नहीं, मैं उसका 1000 गुना कमाऊंगा, तो 12 घंटे नहीं, हो सकता है 18 घंटे काम करे, मल्टीपल वे में काम करे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक रिदम में होते हैं, एक नौकरी कर रहे होते हैं, या एक बिजनेस के सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, एक जैसा हमने कल किया वैसा आज कर रहे हैं, वैसा ही कल करने वाले हैं, तो रिजल्ट्स भी नहीं बदलते। आप एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एक अच्छे समय की उम्मीद कर रहे हैं। तो अच्छा समय सिर्फ ये वीडियोस देखने से नहीं आएगा। अच्छा समय तब आता है जब हम अच्छे समय का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देकर जा रहा हूं। एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। पहले अच्छी बात बताता हूं। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होने वाला है 13 वर्षों के बाद, और वो वहां पे 13 महीने के लिए रहेंगे। यानी कि अगले अप्रैल से लेकर 13 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
असंभव काम भी संभव हो सकता है इस दौरान। वहीं शनिदेव अभी मूल त्रिकोण राशि में आपके एकादश भाव में है, मीन राशि के 7.5 का प्रारंभ हुआ है। वहीं 2.5 वर्षों के बाद आपकी 7.5 का प्रारंभ होना है और शनिदेव अपनी नीचतम राशि की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी राशि मेष राशि की ओर। 2025 में आपकी 7.5 प्रारंभ होगी और उसके 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव अपनी नीचतम स्थिति में होंगे और आपकी शिखर की 7.5 चल रही होगी। दोस्तों, 7.5 का वक्त हर किसी के लिए टफ होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी का समय जितना सुनहरा है 2025 तक का, उतना सुनहरा आगे नहीं होगा। ये गोचर है। अभी आप एक अच्छा समय देख रहे हैं, आने वाला समय टफ होने वाला है शनिदेव के लिहाज से। गुरु तो 13 महीने में निकल जाएंगे, तो आपको अभी 2025 के पहले के समय का समुचित लाभ उठा लेना चाहिए। अपने कार्य में इतनी मजबूती दे देनी चाहिए, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में इतनी मजबूती दे देनी चाहिए, अपनी लाइफ को इतना स्टेबल बना लेना चाहिए कि आने वाली 7.5 भी आपको प्रभावित नहीं कर पाए। 7.5 का दबाव, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे आप हो, मैं हूं, चाहे कोई भी इंसान हो, 100 में 90 लोगों ने महसूस किया है। तो आप उसके लिए पहले से सचेत हो जाएं कि आप पर वो दबाव ना आए। उसके लिए मैं समय समय पर मार्गदर्शन करता रहूंगा, लेकिन चूंकि आपकी राशि शनिदेव की नीचतम राशि है, सावधानी अनिवार्य है। मैसेज क्या है? इस अच्छे समय का फायदा उठाइए। 2023 केतु का वर्ष है। केतु अभी आपके 7वें भाव में मौजूद हैं। 9 वर्ष के वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये समय है दौड़ने का दोस्तों। राहु ने आपको एक गति दी हुई है। नवंबर तक अभी भी राहु रहने वाले हैं और शनिदेव अभी अपनी सबसे बेहतरीन पोजीशन में आपको लेकर चल रहे हैं। तो इस अच्छे समय का पहले फायदा उठा लीजिए, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन अभी रुकना नहीं, दौड़ना है। सिर्फ चलने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है आने वाला वक्त थोड़ा हमें स्लो डाउन करेगा। तो पहले ही हमें अपनी रफ्तार इतनी बढ़ा लेनी है कि हमारी मंजिल पहुंचने की तारीख, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई डिले ना हो और हमने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हम पा कर रहे हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मार्च ही नहीं, आपका हर महीना आपके लक्ष्य को आपके करीब लाता चला जाए, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप एक बेहतरीन जीवन का आनंद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आपको मंथली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिला हो, पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।